ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रिश्ते का दस्तावेज है जिसमें प्यार भी था, उम्मीद भी, और अंत में एक ऐसी खामोशी जो आज तक सवाल पूछती है। कभी समय था जब बाला साहेब ठाकरे की नजरों में सिर्फ एक ही नाम था, राज ठाकरे। उन्हीं की तरह बोलते थे, उन्हीं की तरह चलते थे, और उन्हीं की आवाज में वही आग थी जो शिवसेना की पहचान बन चुकी थी। पार्टी के मंच से लेकर कार्टून की लकीरों तक हर जगह संकेत साफ था, अगला वारिस राज ही होगा। लेकिन फिर कुछ बदला। कब, कैसे, क्यों, किसी को नहीं पता। बस इतना हुआ कि एक दिन वो जगह जो राज के लिए तय मानी जा रही थी, उद्धव ठाकरे के नाम हो गई। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना पार्टी मीटिंग में कोई वोटिंग, बस एक खामोश फैसला हुआ और इतिहास की दिशा बदल गई। ये बात कही जाती है कि किसी ने बाला साहेब के कान में कुछ भरा था, लेकिन कौन, क्यों? क्या वो डर था, या फिर घर वालों का कोई दबाव, या किसी ने उन्हें ये यकीन दिला दिया था कि राज की जो आग है वो पार्टी को ही जला सकती है। उस दिन से राज की आंखों में सवाल साफ दिखते थे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। बाहर सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ चल रही थी। और जिस लड़के को बाला साहेब कभी अपना दूसरा रूप कहते थे, वही लड़का अब घर के बाहर खड़ा था, बिल्कुल अकेला। ये सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं है, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। ये बस किसी पोस्ट या पोजीशन की लड़ाई नहीं थी, ये उस भतीजे को खोने का दर्द था जो बेटे जैसा था। क्योंकि अगर राज ठाकरे बाला साहेब की आंखों का तारा थे, तो फिर उस तारे को तोड़ा क्यों गया? शायद ये सब सिर्फ कुर्सी की चाल नहीं थी। शायद ये कहानी आज भी अधूरी है, क्योंकि कई बार घर के अंदर जो जंग होती है वो सत्ता की नहीं, भरोसे की होती है। मातोश्री में एक खिड़की थी जहां से पूरा मुंबई दिखता था, और उस खिड़की पर अक्सर एक शख्स आकर खड़ा हो जाया करता था, राज ठाकरे। उसकी आंखों में मामा के लिए इज्जत थी और दिल में एक ही सपना, शिवसेना को एक नई उड़ान देना। बाला साहब ठाकरे को यही लगता था कि अगर कोई है जो उनकी विरासत को सही से आगे ले जा सकता है तो वो राज ही है। वही जोश, वही अंदाज, वही आवाज। लोग कहते थे अगर बाला साहेब को उनकी जवानी में देखना हो तो बस राज को सुन लो। और शिवसेना के पुराने कार्यकर्ता, वो तो राज में एक नई उम्मीद देखते थे, जैसे पार्टी को फिर से जोर मिल जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। शुरुआत बस इतनी थी कि बाला साहेब की बातों में अब राज की जगह उद्धव का नाम आने लगा। इसके बाद धीरे धीरे मंचों से राज गायब होने लगे। पार्टी के इवेंट्स में भी उनका नाम लेना धीरे धीरे कम हो गया। जो पहले हर बैनर, हर पोस्टर और हर स्टेज का चेहरा थे, वो अब जैसे साइड में कर दिए गए थे। जिनकी आवाज पूरे महाराष्ट्र में गूंजती थी, अब उनका चेहरा पोस्टरों में भी धुंधला होने लगा था। कार्यकर्ताओं के मन में सवाल तो उठे, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोल नहीं पाया। सबको लगा कि शायद ये कोई अंदरूनी प्लान होगा, लेकिन असल बात ये थी कि पार्टी के अंदर चुपचाप लीडरशिप की दिशा बदल दी गई थी। और फिर एक दिन मातोश्री में एक शांत सी मीटिंग में ऐसा लगा जैसे कोई बम फूट गया हो। अनाउंस कर दिया गया कि अब उद्धव ठाकरे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। कमरे में बैठे लोग जैसे सुन ही नहीं पाए, सब चुप रह गए। और उसी खामोशी के बीच राज ठाकरे का चुपचाप उठकर चले जाना एक तरह का मूक विरोध था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी, जैसे कोई अंदर तूफान चल रहा हो, जिसे हर किसी ने महसूस तो किया पर सही से समझा नहीं। कहते हैं इस फैसले से एक रात पहले मातोश्री में कुछ खास लोग आए थे, कुछ रिश्तेदार, कुछ पॉलिटिकल सलाहकार और कुछ ऐसे चेहरे जिनके नाम आज तक पब्लिक में नहीं आए। अब सवाल उठता है, क्या बाला साहेब पर किसी तरह का दबाव डाला गया था, या फिर उन्हें यह यकीन दिला दिया गया था कि राज की तेज और थोड़ी आक्रामक राजनीति पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे अपने दिमाग में इस पूरी चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्हें भरोसा ही नहीं रहा था कि जिस सपने को उन्होंने अपनी आंखों में बसा रखा था, वही सपना अब किसी और के हाथ में दे दिया गया। उनके करीब के लोगों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की। बोले, भूल जाओ, माफ कर दो, आखिर घर का मामला है, यहाँ थोड़े बहुत समझौते करने ही पड़ते हैं। लेकिन जो चीज राज के अंदर टूट गई थी, वो सिर्फ कोई राजनीतिक बेइज्जती नहीं थी, वो एक ऐसा भरोसा था जो अपनों पर किया गया था और अब चकनाचूर हो गया था। वो दर्द जो सीधे रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। उसी रात राज अकेले एक कमरे में बाला साहेब की तस्वीर के सामने बैठे और सिर्फ एक बात कही, माफ करना, मैं अब आपका नहीं रहा। यह बस कोई नाराजगी वाला डायलॉग नहीं था, यह तो उस पल था जब इतिहास ने अपना रुख मोड़ लिया,
इसके बाद राज ठाकरे ने वो रास्ता पकड़ लिया जिसके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे खुद को शिवसेना से दूर करना शुरू कर दिया, मंचों से दूरी बना ली, पार्टी के पब्लिक इवेंट्स में जाना बंद कर दिया और आखिर में मीडिया को एक सीधा सादा लेकिन असरदार मैसेज भेजा, मैं अब शिवसेना से अलग हो रहा हूं लेकिन ठाकरे की सोच को नहीं छोड़ रहा। यह सिर्फ कोई इस्तीफा नहीं था, यह उस दीवार में पहली पड़ी दरार थी जो बाला साहेब ने खुद बनाई थी। और महाराष्ट्र की राजनीति में यह ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर की बिजली गिरा दी हो। राज ने भले ही पार्टी छोड़ दी हो लेकिन लोगों का प्यार उनके लिए और भी बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे की शुरुआत कर दी। झंडा बदल गया, नाम बदल गया, लेकिन जो जोश था, जो तेवर थे और जो आवाज थी वो वही रही। राज के भाषणों में अब भी वही गुस्सा, वही जोश झलकता था जो कभी बाला साहेब की गरजती आवाज में सुनाई देता था। लोगों को यह धीरे धीरे महसूस होने लगा, अब शिवसेना सिर्फ एक पार्टी रह गई है, लेकिन ठाकरे नाम एक ऐसा जज्बा बन चुका है जो किसी एक झंडे या पार्टी के दायरे में नहीं बन सकता। उधर उद्धव ठाकरे ने चुपचाप और सोच समझ के साथ पार्टी पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। वो भाषण कम देने लगे और पार्टी के अंदरूनी सिस्टम में ज्यादा एक्टिव हो गए। बाला साहेब ने भी पब्लिकली उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक ऐसा फैसला जिसने बहुत कुछ साफ तो कर दिया लेकिन कई सवाल खड़े कर दिए। जब भी कोई राज ठाकरे के बारे में पूछता, बाला साहेब बस हल्के से मुस्कुरा देते और कहते, राज मेरा खून है लेकिन पार्टी का भविष्य उद्धव है। यह बात भले ही सम्मान के अंदाज में कही जाती थी, लेकिन इसके पीछे जो फैसला छुपा था उसकी गहराई आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या ये उस समय की मजबूरी थी या फिर पहले से प्लान किया गया फैसला? इस पूरे फैसले के पीछे की सच्चाई आज भी एक राज बनी हुई है। कहा जाता है कि कभी मातोश्री में ऐसा एक कागज तैयार किया गया था। ऐसी बातें सालों से घूमती आ रही हैं जिसमें राज ठाकरे का नाम अगला उत्तराधिकारी लिखा गया था, लेकिन आज तक उस कागज की न कोई फोटो सामने आई, न कोई कॉपी और ना ही कोई पक्की बयानबाजी हुई। कुछ लोग कहते हैं उस दस्तावेज को फाड़ दिया गया था, कुछ का मानना है ऐसा कोई कागज कभी बना ही नहीं था, और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वो कहीं किसी लॉकर में चुपचाप रखा हुआ है, एक गवाही की तरह जिसे किसी ने जुबान नहीं दी लेकिन वो अब भी अपने तरीके से कुछ कह रहा है। राज ठाकरे ने इस मामले में कभी गुस्सा नहीं दिखाया, कभी उन्होंने खुलकर कुछ बाला साहेब ठाकरे के बारे में नहीं कहा। वो हमेशा ही चुप रहे और शायद यही चुप्पी हमेशा कुछ न कुछ कहती रही। जब बाला साहेब का निधन हुआ तो पूरा महाराष्ट्र रो रहा था, लेकिन राज बस खामोशी से खड़े थे। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में वो टूटा हुआ सम्मान बाला साहेब ठाकरे के लिए झलक रहा था। जब अंतिम संस्कार में उन्होंने मुखाग्नि दी तो पास खड़े एक पुराने शिव सैनिक ने धीरे से फुसफुसाया, अगर आज ये आग पार्टी की चिता में नहीं जाती तो शायद शिवसेना को फिर से जला सकती थी। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये उस दर्द और भावना की गहराई थी जो अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी थी। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है बल्कि दो जज्बातों की टक्कर की दास्तान है। एक तरफ वो शख्स था जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला कभी भी, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे सब कुछ थाली में रखकर दे दिया गया लेकिन आज तक खुद को उस विरासत के लायक साबित नहीं कर पाया। अब सवाल ये उठता है, क्या बाला साहेब ने राज ठाकरे को जानबूझकर पीछे छोड़ा या फिर वो खुद भी ऐसे कंफ्यूजन में फंस गए थे जहां उन्हें रिश्तों और सत्ता में से किसी एक को चुनना पड़ा? इस सियासत की कड़वी हकीकत यही है, पोस्टर से किसी का चेहरा हटाना तो आसान होता है लेकिन लोगों के दिल से उसे मिटाना इतना आसान नहीं होता। आज भी जब राज ठाकरे कोई भाषण बड़ा देते हैं तो भीड़ में सबसे पहले एक सवाल गूंजता है, अगर यही ठाकरे होता तो क्या आज की शिवसेना वैसी ही होती जैसी बाला साहेब ने सोची थी? उनकी बोलने का तरीका, गुस्सा और अंदाज आज भी पुराने शिव सैनिकों को बाला साहेब की याद दिला देता है। लेकिन जब राज पार्टी छोड़कर चले गए तो शिवसेना में एक अजीब सी खामोशी छा गई, और यह सन्नाटा सिर्फ स्टेज तक नहीं बल्कि पार्टी के वर्कर्स के दिलों में भी महसूस होने लगा। उस वक्त बाला साहेब भी उम्र और तबीयत की वजह से ज्यादा एक्टिव नहीं रह गए थे और धीरे धीरे पार्टी की कमान उद्धव के हाथों में जाने लगी थी। पार्टी के अनुसार कार्यकर्ताओं की आदतें अब भी वैसी ही थी। वो पोस्टर्स के आगे हाथ जोड़ते थे, साहेब के नाम के नारे लगाते थे, लेकिन अब उनकी आंखों में सवाल था, वो पुराना जोश कहां गया? वो लहर अब क्यों नहीं उठती? शिवसेना के वो पुराने लोग जो एक समय आग जैसी राजनीति के आदी थे, अब खुद को इस नई रणनीति और शांत लीडरशिप में थोड़ा अजीब महसूस करने लगे थे।
उद्धव ठाकरे को भी ये बात धीरे धीरे समझ आने लगी थी कि उन्हें पार्टी की छवि को थोड़ा बदलना पड़ेगा, और उन्होंने जनता को जीतने के लिए नारेबाजी या आक्रोश के बजाय योजनाओं और ठोस प्रशासन के भरोसे पर दांव लगाया। वो कार्यकर्ता जो कभी राज ठाकरे की गरजती आवाज पर तालियों से पूरा मैदान हिला देते थे, अब उसी पार्टी में खुद को अजनबी जैसा महसूस करने लगे थे। स्टेज अब भी था, झंडा भी वही था, लेकिन वो जोश, वो जुनून कहीं गायब हो गया था। जहां पहले नारों की गर्मी होती थी, अब बस योजनाओं की ठंडी हवा थी। और इसी माहौल में आया 2012 का वो दिन जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में सिर्फ एक इंसान की नहीं, शायद पूरी शिवसेना की रूह भी उस चिता की आग में कहीं खो गई। बाला साहेब को जिस आग में विदा किया गया था, वो आग आज भी उनके लाखों चाहने वालों के दिल में जल रही है। लेकिन अब वो आग जैसे भटक गई थी, उसे कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं बचा था। उद्धव ठाकरे ने अपने तरीके से पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश की और धीरे धीरे राजनीति की पेचीदगियों को पार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। लेकिन इस सफर में उन्होंने जिनसे हाथ मिलाया, एनसीपी और कांग्रेस, उन्हें देखकर बहुत से पुराने शिव सैनिकों का दिल कांप गया। ये वही पार्टियां थीं जिनके खिलाफ शिवसेना ने सालों तक मोर्चा खोला था, और अब उन्हीं के साथ मिलकर सरकार बनाना, क्या ये सच में बाला साहिब की सोच से मेल खाता था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में गूंज रहा है। शिवसेना, जो कभी बीजेपी के साथ मिलकर हिंदुत्व की राजनीति में सबसे जोरदार आवाज हुआ करती थी, अब उन्हीं के खिलाफ खड़ी दिखने लगी। ये वो वक्त था जब पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे पार्टी का डीएनए ही बदल दिया गया हो। जिन लोगों ने बाला साहेब से राजनीति सीखी थी, उन्हें अब लगने लगा कि उनके सीखे हुए तेवर, अंदाज और बोलने का तरीका अब सबको पुराना, ज्यादा आक्रामक या गलत कहा जा रहा है। ऐसा लगने लगा था कि अब पार्टी दिल से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से चलाई जा रही है। लेकिन उस दिमाग में वो धड़कन नहीं थी जो कभी बाला साहिब की आवाज में गूंजती थी। और फिर इसी पूरी सियासी माहौल में एक नाम सामने आता है, एकनाथ शिंदे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा स्टेज के पीछे रहा, लेकिन पार्टी की असली जड़ में शामिल था। शिंदे वो शिव सैनिक थे जिन्होंने बाला साहिब की छांव में रहकर जमीन पर मेहनत की, संघर्ष किया, पसीना बहाया और पार्टी की नींव को मजबूत बनाया। राज का पार्टी छोड़ना, उद्धव की चुप्पी और फिर शिवसेना का अपना ही विचारधारा से धीरे धीरे भटकता सफर, यह सब शिंदे चुपचाप देख रहे थे। लेकिन इस खामोशी के पीछे उनके अंदर कुछ धीरे धीरे टूट भी रहा था और साथ ही कुछ पक भी रहा था। फिर वो दिन आया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख दिया। एकनाथ शिंदे ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन यह कोई बयान या ट्वीट नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह प्लान किया गया विद्रोह था। उन्होंने पार्टी के 40 से ज्यादा विधायकों को अपने साथ कर लिया और सीधा बगावत का रास्ता चुन लिया। यह बगावत किसी एक शख्स के खिलाफ नहीं थी, ये तो पार्टी की सोच, उसकी काम करने की स्टाइल और लीडरशिप के तरीके पर सीधा सवाल था। शिंदे ने साफ कहा, अब ये वो शिवसेना नहीं रही जिसके लिए हमने अपना खून पसीना बहाया था। और ये बात सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उन हजारों पुराने शिव सैनिकों की आवाज थी जो अंदर ही अंदर इसी गुस्से में सुलग रहे थे। अब पूरा मैदान दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ थे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे सत्ता की शांति के साथ, और दूसरी तरफ थे एकनाथ शिंदे, जो खुद को असली ठाकरे विचारधारा का वारिस मानकर सामने आ गए थे। अब लड़ाई सिर्फ पार्टी के अंदर तक सीमित नहीं रही, यह सीधा कानूनी झगड़ा बन गया। कोर्ट में केस दायर हुए, चुनाव आयोग तक बात पहुंच गई, जहां चुनाव चिन्ह और असली पहचान को लेकर लड़ाई छिड़ गई। और देखते ही देखते शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई, एक वो जो नाम के साथ खड़ी थी और दूसरी वो जो विचारधारा का दावा कर रही थी। इस पूरे झगड़े में सबसे बड़ा नुकसान उस विरासत का हुआ जिसे बाला साहेब ठाकरे ने सालों की मेहनत, संघर्ष और जुनून से खड़ा किया था। अब कोई वैसे बोलता नहीं था, न वैसे चलता था। वो अंदाज, वो गरजती आवाज, वो जबरदस्त तेवर, जैसे सब कुछ अब बीते जमाने की बातें बन गई थी। राज ठाकरे पहले ही पार्टी से अलग होकर अपनी राह पकड़ चुके थे। उधर उद्धव ठाकरे भी राजनीतिक समझौते और रणनीतियों से इतने उलझ गए कि धीरे धीरे कार्यकर्ताओं के दिलों से उनका जुड़ाव कम होने लगा। और एकनाथ शिंदे, जो अब सत्ता में जरूर थे, उन्हें अब जनता का दिल जीतने के लिए एक नई जंग लड़नी थी, क्योंकि विचारधारा और जज्बात की लड़ाई सिर्फ कुर्सी से नहीं जीती जाती। शिवसेना, जो कभी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक आंदोलन थी, अब दो टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। वो जोश जो कभी सड़कों पर नारे बनकर गूंजता था, अब बस कोर्ट की तारीखों और टीवी की बहसों तक सिमट गया था। ये बात अब ये नहीं रही कि कौन सही था और कौन गलत। असली सवाल अब ये बन गया था
क्या ये सब होने से रोका जा सकता था? अगर वक्त रहते राज को वो जगह मिल जाती जिसके वो हकदार थे, अगर परिवार के बीच सही तरीके से बातचीत और एकता बनी रहती, अगर बाला साहेब का फैसला आखिरी और अटल रहता, तो हो सकता है कि आज शिवसेना इस तरह दो हिस्सों में न बटी होती। शायद पार्टी अपनी असली सोच और आत्मा के साथ एकजुट खड़ी रहती। लेकिन इतिहास कभी अगर पर नहीं चलता। अगर तो बस उन कहानियों में बचा रह जाता है जो अधूरी छूट जाती है। अब पुराने पोस्टरों में बाला साहेब ठाकरे और राज साथ खड़े नजर नहीं आते। वो पोस्टर जिनके नीचे कभी लिखा होता था नौजवानों की नई ताकत और महाराष्ट्र का भविष्य, अब या तो फाड़ दिए गए हैं या किसी पुरानी अलमारी में धूल खा रहे हैं। वो पोस्टर्स शायद अब दीवारों से भी उतर चुके हैं, या फिर उस दिल से जिसे कभी शिवसेना कहा जाता था। एक दौर था जब मातोश्री के एक कमरे में बैठकर एक पूरा परिवार महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करता था। एक सोच होती थी, एक आवाज होती थी और एक ही नेता होता था। लेकिन अब वही ठाकरे नाम 3 हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ राज ठाकरे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और तीसरी ओर एकनाथ शिंदे। जो एकता पार्टी इस पार्टी की शान थी, वो अब राजनीति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन गई है। आज हर किसी के पास अपनी अपनी वजह है। सब लोग खुद को सही साबित करने के लिए जनता के सामने खड़े हैं। राज ने कभी सत्ता की राजनीति नहीं पकड़ी, लेकिन उनके भाषण आज भी लोगों के अंदर जोश भर देते हैं। उद्धव ने सत्ता संभाली, सरकार चलाई, लेकिन आखिर में वो कुर्सी उनके हाथ से निकल गई। और फिर हैं शिंदे, जिन्होंने वो सत्ता तो ले ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्होंने जनता का भरोसा भी जीता? क्या सिर्फ कुर्सी हासिल करना ही असली जीत होती है, या फिर उसके साथ लोगों का दिल जीतना भी उतना ही जरूरी है? राज ठाकरे आज भी बाला साहेब के नाम पर रैलियां करते हैं, मोर्चे पर जाते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी उसी सोच और उस भावना के साथ खड़े हैं जो कभी बाला साहेब की पहचान थी। लेकिन सवाल ये है, क्या आज उन्हें वही जन समर्थन मिल रहा है जो कभी उन्हें शिवसेना के झंडे के नीचे मिलता था? क्या आज भी लोग उतनी तादाद में सड़कों पर उनके साथ खड़े होते हैं जैसे बाला साहेब के दौर में होते थे? असल में भावनाएं तो वही हैं, लेकिन उनका असर अब पहले जैसा नहीं रह गया, क्योंकि वो जोश जो पहले एकजुट होकर एक बैनर के नीचे आता था, अब 3 हिस्सों में बंट चुका है। उद्धव ठाकरे उधर आज भी बाला साहेब की विचारधारा का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी उस सोच को नहीं छोड़ा। लेकिन जरा सोचिए, वो विचारधारा जिन कार्यकर्ताओं की वजह से जिंदा थी, जो जमीन पर लड़ते थे, मोर्चे निकालते थे, पोस्टर्स चिपकाते थे, नारे लगाते थे, वही कार्यकर्ता आज बंट चुके हैं। कुछ शिंदे के साथ हैं, कुछ राज के साथ और कुछ मजबूरी में उद्धव के साथ। यानी एक विचार जो कभी सिर्फ एक परिवार के बीच सिमटा था, आज 3 अलग अलग रास्तों में बिखर गया है। अब न वो एकजुट जोश बचा है, न वो सामूहिक ताकत, और जो कभी शिवसेना को एक तूफान की तरह बनाती थी। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, तब उन्होंने खुद को बाला साहेब ठाकरे की असली विरासत का वारिस बताया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि पार्टी अपने असली रास्ते से भटक चुकी थी। शिंदे ने खुद को उन शिव सैनिकों की आवाज बताया था जो जमीन पर बाला साहेब के साथ खड़े रहे और जिनका भरोसा अब टूट रहा था। लेकिन अब जब वो सत्ता में है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनकी असली परीक्षा शुरू हुई है। कुर्सी पर बैठना एक बात है, लेकिन उस कुर्सी के पीछे की सोच और जज्बा लेकर चलना वो असली चुनौती है। हर दिन शिंदे को खुद को साबित करना पड़ता है, सिर्फ पॉलिटिकल ताकत से नहीं, बल्कि उस विचार और भावना से जो कभी बाला साहेब की असली पहचान थी। लोग पूछते हैं, क्या वो तेवर अब भी जिंदा है? क्या शिंदे में वो जुड़ाव है जो कभी बाला साहेब के हर शब्द में झलकता था? और फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर बाला साहेब आज जिंदा होते तो किससे कहते अब ये पार्टी तुम्हारी है? क्या ये राज ठाकरे को बुलाते और कहते अब वक्त तुम्हारा है? या वो उद्धव से कह देते तुमने सत्ता के लिए मेरी सीख और तेवर छोड़ दिए? या फिर वो शिंदे से सवाल करते तुमने मेरे नाम से सत्ता तो ले ली, लेकिन मेरी आत्मा कहाँ है? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये उस खालीपन की निशानी है जो आज शिवसेना की आत्मा में रह गया है। नेता बहुत हैं, भाषण भी बहुत है, लेकिन बाला साहेब जैसी गरजती आत्मा अब कहीं सुनाई नहीं देती। आज की शिवसेना सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही, ये अब एक बिखरी हुई पहचान बन चुकी है जो टुकड़ों में बटी है। वो नाम जो कभी महाराष्ट्र की सड़कों पर गर्जना करता था, आज कोर्ट की फाइलों और चुनाव आयोग की सुनवाई में उलझा हुआ है। पार्टी का नाम हो, चुनाव चिन्ह हो, झंडे का रंग हो या नारा, हर चीज अब एक कानूनी बहस का मुद्दा बन चुकी है। एक ही नाम, लेकिन 2 अलग अलग झंडे और 3 चेहरे। एक वो जो बाला साहेब का खून है,
राज ठाकरे, दूसरा वो जो उनका बेटा है उद्धव ठाकरे, और तीसरा वो जिसने खुद को बाला साहेब का असली वारिस बताया, एकनाथ शिंदे। पर सबसे दुख की बात यह है कि वो विरासत जो कभी लाखों लोगों के दिलों में जोश भरती थी, आज बिखर चुकी है। आज ये कहानी सिर्फ राजनीतिक उठापटक की नहीं है, ये एक टूटते हुए परिवार की भी कहानी है। एक ऐसा परिवार जो कभी सत्ता के शिखर तक पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आया, भरोसे की सीढ़ियां अपने आप तोड़ता चला गया। आज ठाकरे नाम जरूर नारों में गूंजता है, बैनरों पर चमकता है, लेकिन उस नाम की आत्मा शायद अब भी मातोश्री के किसी बंद कमरे में, किसी पुरानी अलमारी में, एक धूल खाए फ्रेम के पीछे चुपचाप सिसक रही है। क्योंकि नाम को जिंदा रखने के लिए नारे काफी नहीं होते, उनकी रूह चाहिए, और वो रूह आज कहीं खो सी गई है। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ हिला दिया हो, अगर किसी लम्हे पर आपको रुक कर सोचना पड़ा हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या राजनीति में खून के रिश्ते वाकई सबसे मजबूत होते हैं, या फिर जब कुर्सी सामने आती है तो रिश्ते भी सिर्फ भाषण की लाइन बनकर रह जाते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, अगर आप बाला साहेब की जगह होते तो क्या आप भी वही फैसला करते जो उन्होंने किया था? राज को दूर रखते या दिल के सुनकर परिवार को साथ रखते? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक टूटे हुए परिवार की चुपचाप बिखरी कहानी पूरे राज्य की राजनीति को आईना दिखा जाती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ, एक नई परत को उठाते हुए। तब तक बस एक सवाल आपके पास रहेगा, क्या किसी भी वारिस की कीमत एक रिश्ते से ज्यादा हो सकती है, या फिर रिश्ते ही असली विरासत होते हैं?